चलिए आज की इस गहन चर्चा को शुरू करते हैं एक पहेली से। सोचिए हमारे आसपास की लगभग हर चीज, जो हम खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर की हर कोशिका एक ही तत्व पर आधारित है। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड में देखें तो ये तत्व बहुतायत के मामले में टॉप 10 में भी नहीं आता। ये एक एक बड़ा रहस्य है। ये केमिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है कि कैसे एक अ, अपेक्षाकृत दुर्लभ चीज जीवन और हमारी दुनिया की सबसे जटिल संरचनाओं की नींव बन गई। ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि दुनिया की सबसे शानदार इमारतें सबसे कम मिलने वाली ईंटों से बनी हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी रहस्यमयी तत्व की पड़ताल करने वाले हैं, कार्बन। हमारे हाथ 10वीं कक्षा के कुछ बहुत विस्तृत नोट्स लगे हैं और हमारा मिशन है इन नोट्स की मदद से ये पता लगाना कि कार्बन में ऐसा क्या खास है, इसका सीक्रेट क्या है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। एक एक करके सुरागों को जोड़ते हैं कि कैसे सिर्फ 6 प्रोटॉन वाला एक साधारण से दिखने वाला तत्व इतना असाधारण बन जाता है। तो पहला सुराग, या कहूं कि पहेली का पहला हिस्सा, वो तो इसकी मौजूदगी के आंकड़ों में ही छुपा है। धरती की ऊपरी परत में खनिजों के रूप में यह सिर्फ 0.02% है और हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सिर्फ 0.03%। ये नंबर तो बहुत ही छोटे हैं। इतनी कम मात्रा में होकर कोई चीज हर जगह कैसे हो सकती है? यही तो कमाल है। देखिए, यहाँ मात्रा का खेल नहीं है बल्कि गुण का है। कार्बन की असली ताकत इसके काम करने के तरीके में है, इसके आबंध बनाने के अनोखे अंदाज में। ये दूसरों से अलग तरह से जुड़ता है। जुड़ता है मतलब जैसे दूसरे तत्व जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना देना, आयनिक आबंध, जैसा कि इन नोट्स में जिक्र है, जहां एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा ले लेता है और दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ज्यादातर तत्व यही करते हैं, लेना और देना। लेकिन कार्बन इस खेल को अलग तरह से खेलता है। देखिए, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब स्थायित्व पाने के लिए इसे या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने होंगे या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। और दोनों ही काम बहुत मुश्किल लगते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन देने में तो जबरदस्त ऊर्जा लगेगी, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके छोटे से नाभिक के लिए कुल 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना, वो तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो ये करता क्या है? ये बीच का रास्ता अपनाता है, साझेदारी का। ये ना तो इलेक्ट्रॉन छीनता है, न ही पूरी तरह से देता है। ये दूसरे परमाणुओं के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, जिसे हम सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कार्बन एक टीम प्लेयर है, तानाशानी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कार्बन एक ऐसा रिश्ता बनाता है जो जबरदस्ती पर नहीं बल्कि आपसी सहयोग पर आधारित है। क्या इसी वजह से इसके यौगिकों के गुण भी अलग होते हैं? बिल्कुल। इसी साझेदारी की वजह से इसके यौगिक आमतौर पर बिजली के अच्छे सुचालक नहीं होते, क्योंकि कोई आजाद आवेशित कण नहीं होते, और अणुओं के बीच का खिंचाव, जिसे हम अंतर अणुक बल कहते हैं, वो भी आयनिक यौगिकों जितना मजबूत नहीं होता। इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक अक्सर कम होते हैं। एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ समझने में दिक्कत हो रही है। आप कह रहे हैं कि पेंसिल की नोक यानी ग्रेफाइट और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा, दोनों एक ही चीज से बने हैं, 100% कार्बन। ये कैसे हो सकता है? एक इतना मुलायम के कागज पर निशान छोड़ दे और दूसरा इतना कठोर कि शीशा काट दे। और यही कार्बन की रचनात्मकता का सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। सोचिए, आपके पास बहुत सारे लेगो ब्लॉक्स हैं। उन्हीं ब्लॉक्स से आप एक सीधी दीवार भी बना सकते हैं और एक गोलाकार टावर भी। मटेरियल एक ही है पर डिजाइन अलग है, इसलिए उनके गुण भी बिल्कुल अलग हैं। तो हीरे और ग्रेफाइट में डिजाइन का क्या फर्क है? हीरे में हर एक कार्बन परमाणु अपने 4 पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से बहुत मजबूती से एक 3D पिंजरे जैसी संरचना में जुड़ा होता है। इस संरचना को तोड़ना लगभग नामुमकिन है, और यही चीज हीरे को बेइंतहा कठोर बनाती है। वहीं ग्रेफाइट में हर कार्बन परमाणु अपने 3 पड़ोसियों से एक ही परत में जुड़ा होता है, एक 6 कोनों वाले मधुमक्खी के छत्ते जैसे पैटर्न में। अच्छा, तो ये परतों में होता है। हाँ, और ये परतें एक दूसरे पर, कह सकते हैं कि साबुन की टिक्कियों की तरह फिसल सकती हैं। यही वजह है कि ग्रेफाइट इतना चिकना और फिसलनदार होता है और पेंसिल लिखने का काम कर पाती है। और क्योंकि हर परमाणु सिर्फ 3 से जुड़ा है,
उसका एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा आजाद रहता है। वही आजाद इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को बिजली का सुचालक बनाता है। तो देखिए, सिर्फ परमाणुओं की जमावट बदलने से आप दुनिया के सबसे कठोर इंसुलेटर से एक मुलायम सुचालक तक पहुंच जाते हैं। ये तो कमाल है। तो कार्बन का पहला राज है इसका साझेदारी वाला स्वभाव, और दूसरा है इसका आर्किटेक्ट वाला दिमाग, जो एक ही मटेरियल से अलग-अलग चीजें डिजाइन कर सकता है। लेकिन ये लाखों यौगिक कैसे बना लेता है? इसका राज क्या है? यह इसकी दो सुपर पावर्स की वजह से है। पहली है श्रृंखलन यानी कैटेनेशन। ये एक बहुत ही अनोखी क्षमता है जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़कर बहुत लंबी, बहुत स्थिर चेन बना सकते हैं। जैसे एक ट्रेन जिसके डिब्बे जुड़ते चले जाएं और वो कभी खत्म ही ना हो। बिल्कुल सही उपमा है। और ये सिर्फ सीधी चेन नहीं होती, ये शाखों वाली चेन हो सकती है, या फिर ये सिरे आपस में जुड़कर एक गोला या रिंग भी बना सकते हैं। कोई और तत्व इस हद तक ये काम नहीं कर सकता। सिलिकॉन कोशिश करता है, पर उसकी चेन 7-8 परमाणुओं के बाद ही अस्थिर हो जाती है। कार्बन हजारों परमाणुओं की चेन बना सकता है। और दूसरी सुपर पावर? वो है इसकी चतुस्संयोजकता यानी टेट्रावैलेंसी। अच्छा। हाँ, आसान भाषा में कहें तो कार्बन के पास 4 हाथ हैं। वो एक ही समय में 4 अलग-अलग दिशाओं में दूसरे परमाणुओं से जुड़ सकता है। अच्छा। हाँ, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे कई तत्वों के साथ बहुत मजबूत और स्थिर रिश्ते बना सकता है। अच्छा। आप मुझे समझ आ रहा है, श्रृंखलन उसे लंबी चेन बनाने की ताकत देता है, हाँ। और चतुस्संयोजकता उसे उस चेन से अलग-अलग दिशाओं में और चीजें जोड़ने की। इन दोनों शक्तियों को मिला दें तो आप कुछ भी बना सकते हैं। अनंत संभावनाएं हैं। एकदम सही। और यहीं से कार्बनिक रसायन की विशाल दुनिया शुरू होती है। मोटे तौर पर इन चेन से 2 तरह के यौगिक बनते हैं, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, हाँ। और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। संतृप्त और असंतृप्त, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसे एक बस की तरह समझिए। संतृप्त यौगिक एक ऐसी बस है जिसकी हर सीट पर एक हाइड्रोजन परमाणु बैठा है, कोई जगह खाली नहीं है। कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, मतलब वे बस एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। लेकिन असंतृप्त यौगिकों में कुछ सीटें खाली होती हैं। तो वे क्या करते हैं? जगह की कमी में कार्बन अपने पड़ोसी कार्बन का हाथ पकड़ने के बजाय उसे डबल हग या ट्रिपल हग कर लेता है। यही वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। और क्योंकि उनमें अभी भी और हाइड्रोजन यात्रियों को बिठाने की गुंजाइश होती है, वे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं। जैसे कोई खाली सीट देखकर उसमें बैठना चाहेगा। ये उदाहरण तो बहुत अच्छा है। तो संतृप्त वाले भरे पूरे और शांत हैं, और असंतृप्त वाले थोड़े बेचैन और प्रतिक्रिया करने को तैयार। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि कार्बन कैसे बनाता है। अब जरा देखें कि इसने हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या-क्या बनाया है। चलिए, 2 बहुत ही आम यौगिकों से शुरू करते हैं, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल को तो हम सब आमतौर पे अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ये सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का मुख्य हिस्सा है। हाँ, और ये एक बहुत अच्छा विलायक भी है, मतलब चीजों को अपने अंदर घोल लेता है। मैंने देखा है कई कफ सिरप और दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका हमारे शरीर पर असर भी तो होता है। बिल्कुल, ये हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को धीमा कर देता है, जिससे सोचने, समझने और शरीर का संतुलन बनाने में मुश्किल होती है। ये एक शक्तिशाली यौगिक है, जिसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। अब दूसरे यौगिक पर आते हैं, एथेनोइक अम्ल। इसका आम नाम तो शायद एसिटिक अम्ल है ना? और अगर इसमें थोड़ा पानी मिला दे तो ये सिरका बन जाता है, जिसे हम अचार खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। और इसका एक और मजेदार गुण है, यह सिर्फ लगभग 16-17 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। मतलब भारत की हल्की सर्दियों में भी ये जम सकता है। इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ की तरह जम जाता है। कमाल है। पर इन दोनों को एक साथ पढ़ने का क्या कारण है? क्या इनमें कोई खास कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। यहाँ रसायन का असली जादू देखने को मिलता है। जब आप एथेनोइक अम्ल यानी सिरके जैसे यौगिक को एथेनॉल के साथ मिलाते हैं, तो एक बिल्कुल नई चीज बनती है, एस्टर। एस्टर? ये क्या होता है? एस्टर की सबसे बड़ी पहचान है उसकी मीठी फलों जैसी खुशबू। आप जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं या कैंडी और आइसक्रीम में जो फलों का फ्लेवर आता है, वो अक्सर इन्हीं एस्टर्स की वजह से होता है। आप मजाक कर रहे हैं? मतलब एक तीखी गंध वाले सिरके को अल्कोहल के साथ मिलाने से
फलों जैसी मीठी खुशबू बनती है। ये तो किचन केमिस्ट्री का कमाल है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आप इसी मीठी खुशबू वाले एस्टर को किसी क्षार जैसे कास्टिक सोडा के साथ उबाल दें, तो ये वापस अल्कोहल और एक नई चीज में टूट जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। और जानते हैं ये क्या है? क्या? ये साबुन है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण या सेपोनिफिकेशन कहते हैं। ये साबुन कैसे निकाल देता है? इसका राज साबुन के अणु की दो मुही बनावट में है। इसका एक सिरा एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, जिसे पानी से नफरत है पर तेल और मैल से दोस्ती है। इसे हम जल विरागी या हाइड्रोफोबिक सिरा कहते हैं। और दूसरा सिरा? दूसरा सिरा आयोनिक होता है, जिसे पानी से बहुत प्यार है। ये जलरागी मतलब हाइड्रोफिलिक होता है। तो साबुन का अणु एक ऐसा जासूस है जिसका एक हाथ मैल की दुनिया में है और दूसरा पानी की दुनिया में। तो जब हम साबुन लगाते हैं तो ये जासूस अणु करते क्या हैं? वे एक घेरा बना लेते हैं जिसे मिसिल कहते हैं, माइसेल। इस घेरे में सारे तेल से दोस्ती करने वाले सिरे अंदर की तरफ होकर मैल के तैलीय कण को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं, और पानी से प्यार करने वाले सिरे बाहर की तरफ पानी के संपर्क में रहते हैं। अच्छा, तो ये मैल के कण के चारों ओर एक कैप्सूल जैसा बना लेते हैं, एक तरह का ट्रोजन हॉर्स, जी जिसके अंदर मैल छिपा है और बाहर पानी से दोस्ती करने वाला हिस्सा है। जी, फिर जब हम पानी डालते हैं तो ये पूरा कैप्सूल पानी के साथ बह जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये मैल को पानी में घुलने का धोखा देता है और उसे कपड़ों या त्वचा से बाहर निकाल लाता है। लेकिन इस तरीके में एक दिक्कत है, जिसका अनुभव हम सबने कभी ना कभी किया है। कठोर जल। हाँ, कुछ जगहों पर पानी से नहाने के बाद त्वचा चिपचिपी सी लगती है और साबुन झाग भी नहीं बनाता। वो जो चिपचिपा पदार्थ बनता है उसे स्कम कहते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। साबुन इन आयनों से क्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ बना देता है, जो सफाई करने के बजाय खुद ही जम जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए अपमार्जक यानी डिटर्जेंट बनाए गए। तो डिटर्जेंट अलग कैसे है? उनकी बनावट थोड़ी अलग होती है। उनका जो पानी से प्यार करने वाला सिरा होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ चिपककर अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता। इसलिए डिटर्जेंट कठोर जल में भी आसानी से झाग बनाते हैं और सफाई करते हैं। शैम्पू और कपड़े धोने के ज्यादातर उत्पाद इसीलिए डिटर्जेंट आधारित होते हैं। तो हमने कार्बन के एक अकेले परमाणु से शुरू हुई पहेली को सुलझाते सुलझाते साबुन और डिटर्जेंट की कार्यप्रणाली तक का सफर तय कर लिया। हमने देखा कि कैसे कार्बन का साझेदारी वाला स्वभाव, उसके आर्किटेक्ट की तरह डिजाइन करने की क्षमता और उसकी दो सुपर पावर्स उसे ये सब करने की ताकत देती हैं। इन नोट्स से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कार्बन सिर्फ एक तत्व नहीं है, ये प्रकृति का सबसे रचनात्मक कलाकार है। इसकी साझेदारी करने की प्रवृत्ति और श्रृंखला बनाने की क्षमता ही इसे जीवन और हमारे चारों ओर की दुनिया की अविश्वसनीय जटिलता का आधार बनाती है। वाकई, यह सोचना ही अद्भुत है कि कैसे एक मामूली सा तत्व इतना विशाल संसार रच सकता है। इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करते हैं। हमने देखा कि कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे तत्वों के साथ स्थिर आबंध बना सकता है। ये जीवन के मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जरा सोचिए, भविष्य में सिर्फ इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को नए और अनपेक्षित तरीकों से जोड़कर और कौन से अद्भुत पदार्थ या अणु बनाए जा सकते हैं। क्या कार्बन की रचनात्मक क्षमता की कोई सीमा है भी, या ये सिर्फ हमारी कल्पना तक ही सीमित है?